एमए राजनीति विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों, मैंने कल जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन वाला पेपर है उसके संदर्भ में मनु के राजनीतिक चिंतन पर कल थोड़ी बात की थी। आज मैं उसी क्रम में मनु में आगे बात करूंगा, मनु के राजनीतिक चिंतन पर आगे बात करूंगा और आज मनु नामक अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मैंने कल कहा था कि मनुस्मृति में विधायिका का क्या रूप है। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की बात करता है। आज जो पंचायती राज की व्यवस्था आप देखते हैं, जो 73वां 74वां संशोधन है, और जो विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था को आप देखते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इत्यादि इत्यादि, उसका आधार मनुस्मृति ही है। मनु ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। इसलिए मनु विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयों पर जोर देते हैं और विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयों से जन भागीदारी भी बढ़ती है और सत्ता निरंकुश भी नहीं हो पाती। अब यहां सवाल क्या उठता है? यहां सवाल यह उठता है कि विकेंद्रित प्रशासन प्रणाली को आगे बढ़ाने के कारण क्या मनुस्मृति लोकतंत्र का समर्थन करती है? तो इसका उत्तर एच एन सिन्हा देते हैं। एच एन सिन्हा कहते हैं कि हां, मनुस्मृति में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। उन्होंने एंशिएंट इंडियन पॉलिटी नामक किताब पर अपनी बात की। मनु कहते हैं कि केंद्रीय प्रशासन की न तो अनिवार्यता है और न ही केंद्रीय प्रशासन सुविधाजनक है। स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से राज्य के प्रत्येक भाग की सुरक्षा संभव है। मनु ने 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्रामों का, ग्राम मतलब गांव, 1000 ग्रामों का के पृथक पृथक संगठन की व्यवस्था की है। 1 ग्राम से लेकर के, 1 गांव से लेकर के 1000 गांव तक संगठन बनाने की बात मनुस्मृति करती है। शासन की, मनु मानते हैं कि शासन की, प्रशासन की, राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है। शासन, प्रशासन, राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव है। गांव का अधिकारी ग्रामक कहा जाता है, जिसको आप ग्राम सभा का अध्यक्ष कहते हैं या प्रधान कहते हैं। उसका नाम मनुस्मृति कहती है कि गांव की सबसे छोटी इकाई ग्रामिक है, उसका नाम ग्रामिक है। गांव की शांति व्यवस्था बनाए रखने, गांव को आत्मनिर्भर बनाने, गांव को स्वावलंबी बनाने, गांव को एकजुट बनाने, गांव की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व गांव के अधिकारी अर्थात ग्रामिक पर है। प्रत्येक गांव का अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी के माध्यम से प्रशासन का संचालन करता है। ठीक है? गांव अधिकारियों का वेतन, उसकी स्थिति एवं उसका भत्ता सब कुछ योग्यता के आधार पर है। गांव के अधिकारी की नियुक्ति की बात मनुस्मृति करती है, लेकिन उसके चुनाव की बात मनुस्मृति नहीं करती। मनु राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था और विकेंद्रीकृत व्यवस्था की स्वायत्तता पर बल देते हैं। स्वायत्त होना चाहिए, केंद्रीय सरकार का, राजा का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब गांव की जो विकेंद्रीकृत इकाइयां हैं वो अपने आप में स्वायत्त हैं, अपने आप में स्वावलंबी हैं, अपने आप में स्वयं कार्य करने में सक्षम है। मनु ने टैक्सेशन की भी बात की, कर प्रणाली जिसको कहते हैं। मनु संतुलित कर प्रणाली के आदर्श को स्वीकार करते हैं। कर प्रणाली में अतिरेक नहीं होना चाहिए, कर प्रणाली संतुलित होनी चाहिए। कर का निर्धारण इस प्रकार हो
कि राज्य एवं नागरिकों दोनों को ही लाभ हो। कर का इस तरह निर्धारण होना चाहिए कि राज्य को भी लाभ हो और नागरिकों को भी लाभ हो। नागरिकों पर अधिक कर, अधिक टैक्स का बोझ उचित नहीं है। संतुलित टैक्सेशन। मनु उदाहरण देते हैं, जोंक का उदाहरण देते हैं, बछड़े का उदाहरण देते हैं, भ्रमर का उदाहरण देते हैं। जोंक का उदाहरण क्या है? जिस तरह से जोंक शरीर में लग करके धीरे धीरे खून को चूस जाता है, उसी तरह से टैक्स ऐसा लेना चाहिए कि टैक्स का बोझ नागरिकों पर न पड़े, उसको एहसास न हो। जैसे बछड़ा दूध अपनी मां से धीरे धीरे पी लेता है, बछड़े को दूध पीने से मां के दूध पर कोई असर नहीं पड़ता। बछड़ा उतना ही दूध पीता है जितना उसको आवश्यकता होती है। शेष दूध गाय के मालिक को मिल ही जाता है। भौरा का उदाहरण देते हैं, का मतलब करते हैं कि जिस तरह से फूलों पर, खिले हुए फूलों पर भौरे मकरंद का ग्रहण करते हैं और फूल की सुंदरता पर, फूल के सुगंध पर, फूल के आकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मकरंद ग्रहण करके भौरा शहद बनाता है और वह शहद जितना उसके लिए आवश्यक है उतना वो उसका उपयोग करता है। शेष शहद हम सभी उपयोग करते हैं। तो टैक्सेशन इस तरह का होना चाहिए कि जो धन जुटे, धीरे धीरे जो धन जुटे, उसका उपयोग राजा स्वयं अपने लिए न करे, जनता के लिए करे, राज्य के लिए करे। मनु क्रमिक एवं नमनीय कर प्रणाली की बात करता है। व्यक्ति एवं समाज के समृद्ध होने का मतलब है टैक्सेशन। बिना टैक्सेशन के राज्य नहीं चल सकता, बिना टैक्सेशन के सेना का संचालन नहीं हो सकता, बिना टैक्सेशन से के विकास का उत्थान नहीं हो सकता। तो और वो टैक्सेशन से जो विकास होगा, जो सेना होगी, वो किसके लिए है? वो जनता के लिए है। विकास का लाभ जनता ही लेती है। राज्य सड़क पर नहीं चलता, जनता राज्य सड़क पर चलती है। उस विकास का लाभ जनता को मिलता है। आर्थिक जब मंदी की बात करती है मनुस्मृति कहती है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी में करों का बोझ, टैक्स का बोझ जनता पर लादा नहीं जाना चाहिए, यह मनुस्मृति कहती है। कर के अनुपात में जन जितना टैक्स लें उतना वेलफेयर करें, जन कल्याण करें। जितना टैक्स आप लेंगे उतना आपको कल्याण करना पड़ेगा। राज्य के आय के स्रोत का भी मनुस्मृति संकेत करती है। वो स्रोत कौन कौन से हैं? आयात निर्यात कर, आयात और निर्यात कर। उस समय निर्यात भी होता था, ये ध्यान रखिएगा। उस समय मनुस्मृति के काल में निर्यात की बात की गई है। निर्यात भी होता था, आयात भी होता था। राजपथ का कर, टोल टैक्स वगैरह जैसा है, जैसा सड़क का टैक्स लेता है, राजपथ का कर। खदान का कर, जो भूमि से आप जो भूमि से तत्व ग्रहण करते हैं, भूमि से अयस्क वगैरह ग्रहण करते हैं, कोयला वगैरह, उस पर टैक्स। उद्योगों पर भी कर लगाने की बात की। उद्योग का कर, भंडार गृह, शीत गृहों के ऊपर जो कर लगाया जाता है वह कर राज्य के आय का स्रोत है, लेकिन नियंत्रित कर, स्वेच्छाचारी कर नहीं। मनुस्मृति ने विदेश नीति की भी बात की। मनुस्मृति में विदेश नीति की बात है। मनुस्मृति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को युद्ध एवं शांति के विषयों के अंतर्गत रखा है। युद्ध एवं शांति ही अंतर्राष्ट्रीय विषय आज भी वही है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसका जो विषय है युद्ध और शांति ही है। मनु युद्ध की विधियों की बात करते हैं, संधि की बात करते हैं, आक्रमण की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करती हैं, शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं, व्यूह रचना की बात करते हैं, सेना के आयुधों की बात करते हैं, सेनापतियों की बात करते हैं। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय विषय मनुस्मृति में प्रतिपादित हैं। परराष्ट्र नीति के 4 निर्धारक तत्व मनु ने बताए। परराष्ट्र नीति के 4 निर्धारक तत्व मनुस्मृति में है। पर कौन कौन सा? समझौता,
उपहार, किसी राज्य का विभाजन और अंत में युद्ध। मनुस्मृति कहती है कि युद्ध करना सबसे खतरा है। युद्ध करने से राष्ट्र पर खतरा आता है, राष्ट्र के विकास का दायरा कम होता है। इसलिए जहां तक हो सके युद्ध से बचा जाना चाहिए, समझौते से काम चला लेना चाहिए। जब अंतिम सब अस्त्र चुक जाए तो भले युद्ध कर लीजिए। युद्ध से जनता को भी खतरा होता है, जनता का भी नुकसान होता है और युद्ध से राज्य का भी नुकसान होता है। युद्ध करना अति आवश्यक न हो तो उसे टाला जाना चाहिए। युद्ध के बाद विजित को सुरक्षा का आश्वासन आवश्यक है। युद्ध के बाद जो चीजें जीती जाए उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। राजा अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे। यह पंचशील का गुटनिरपेक्षता और पंचशील का सिद्धांत है। मनुस्मृति कहता है कि राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे रहना चाहिए, उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। दूतों का आदान प्रदान करना चाहिए, जिससे विभिन्न राज्यों में, राष्ट्रों में राजदूत जाते हैं, विदेशी राजदूत रहते हैं और उन्हीं के माध्यम से विदेश का संचालन होता है। मनुस्मृति भी वही बात करती है। मनुस्मृति से सबसे बड़ी बात कहती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, वह यह कहती है कि शक्ति संतुलन का बनाए रखना। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति संतुलन की बात की जाती है। मनु भी शक्ति संतुलन की बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि मनु ने सर्वांगीण राजनीतिक व्यवस्था को अपने आप में जगह दी है। मनु ने कहा कि राज्य के कितने अंग होने चाहिए। मनु ने कहा कि राज्य का रूप सावयव है। राज्य के 7 अंग हैं और वो 7 अंग मिलकर ही राज्य बनते हैं। राज्य के कौन कौन से अंग हैं? राज्य के अंग हैं, पहला स्वामी। राजा नहीं कहा, स्वामी कहा। इसका मतलब, स्वामी का मतलब कि वो किसी प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए जो शीर्ष नेतृत्व हो वह स्वामी है। दूसरा अमात्य कहा, यह मंत्रिमंडल है। तीसरा पुर कहा, जो सैनिक छावनी है। चौथा राष्ट्र कहा, जो भूभाग है। 5वां कोश कहा, अर्थव्यवस्था के रूप में है। 7वां दंड कहा, हथियार है, सेना है, युद्ध है, संप्रभुता है, कानून है, विधि है, सब दंड के अंतर्गत आते हैं। और अंत में सुहृद कहा। सुहृद मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैत्री। तो राज्य की जिस राज्य की परिभाषा मनुस्मृति करती है वह राज्य की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय राज्य की परिभाषा है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य की परिभाषा है। मनुस्मृति कहता है कि 7 अंग के बिना राज्य पूर्ण नहीं होता। इन 7 अंगों के बगैर राज्य चलाया नहीं जा सकता। इन 7 अंगों के बगैर राज्य का प्रशासन ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुस्मृति ने राज्य के जिस सप्तांग सिद्धांत की बात की, वह राज्य का सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सभी ने स्वीकार किया। नाम एकाएक इधर उधर हो सकते, कौटिल्य ने कुछ नाम इधर कर दिया, जनपद शब्द का प्रयोग किया, अनेक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन सप्तांग राज्य की परिभाषा को भारत स्वीकार करता है और 4 तत्वों के राजनीतिक परंपरा को पश्चिम स्वीकार करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पश्चिम की तुलना में भारतीय राज्य की परिकल्पना व्यापक है, विराट है, वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक जाती है। मनुस्मृति का राजा के कार्यों का भी मनुस्मृति ने उल्लेख किया है। राजा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है आंतरिक सुरक्षा और राज्य की बाह्य सुरक्षा। यह महत्वपूर्ण राजा का काम है। हमारे उसके राज्य में किसी प्रकार का आंतरिक विद्रोह ना हो और बाह्य आक्रमण से राज्य पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इस बात को ध्यान में रखना राजा का काम है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण राजा का कार्य है, मूल्यों पर नियंत्रण रखना। जो सामग्री बिकती है, जो बाजार होता है, उसमें मूल्य का नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जनता को महंगाई से त्रस्त नहीं होने देना है, इसलिए मूल्यों पर नियंत्रण करना राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व है। राज्य आंतरिक जब सामाजिक संघर्ष होते हैं तो राज्य सामाजिक संघर्षों में निर्णायक की भूमिका निभाता है। सामाजिक संघर्ष में वो मध्यस्थ होता है और सामाजिक संघर्षों में निर्णायक की भूमिका अदा करना राज्य का काम है। श्रेणी परिवार के मध्य संघर्ष में का वह निपटारा करता है।
श्रेणियों में संघर्ष हो जाए, समाज में संघर्ष हो जाए, परिवार में संघर्ष हो जाए, तो राज्य उसका निपटारा करता है। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में नियत रहे, सबकी स्वतंत्रता सुरक्षित हो, कोई किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे, किसी की स्वतंत्रता बाधित न हो, यह काम देखना, यह कार्य राजा का है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना राजा का प्रमुख दायित्व है। किसी प्रकार के संघर्ष को रोकना राजा का प्रमुख कार्य है। यह भी कहता है कि राजा शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, शिक्षा भी राजा के दायित्व में है। राष्ट्र उसका शिक्षित हो, संपूर्ण शिक्षित हो, यह देखना राज्य का काम है। शिक्षा एक ऐसा धर्म है, मनुस्मृति कहती है, शिक्षा एक ऐसा धर्म है जो न तो नष्ट होती है, न तो कोई उसे चुरा सकता है। इसलिए मनुस्मृति ने शिक्षा को धन माना। मनुस्मृति कहती है शिक्षा धन है और वह राष्ट्र का धन है, वह चोरी नहीं हो सकती और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। राजा विद्वानों का, जो समाज के इलिट वर्ग हैं, जो समाज के शिक्षित वर्ग हैं, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य की ओर से उनको पुरस्कृत करने का काम करे। जहां तक संभव हो टीचरों पर, अध्यापकों पर, शिक्षण करने वाले लोगों पर टैक्स न लगाया जाए। अध्यापकों को टैक्स मुक्त अध्यापक निर्माण की बात मनुस्मृति करती है। माने शिक्षक को इतना छूट देती है कि शिक्षक को पर किसी प्रकार का टैक्स न लगे, क्योंकि मनु मानता है कि अध्यापक राष्ट्र की समृद्धि का कारक है। बिना अध्यापक के राष्ट्र का सही निर्माण नहीं हो सकता। शिक्षा के प्रसार की भी बात मनुस्मृति करती है। जो सबसे वेलफेयर का काम मनुस्मृति कहती है कि गर्भिणी स्त्री, सन्यासी, योगी, दिव्यांग जिसको विकलांग कहते हैं, वेदज्ञ, शिक्षार्थी, गरीब, कमजोर, ऐसे लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहिए। नाबालिगों की संपत्ति की सुरक्षा की भी बात करता है। जो व्यक्ति नाबालिग है, उसके माता पिता का देहावसान हो गया और उसकी सुरक्षा का समस्या है, तो राज्य उसकी सुरक्षा करता है। विधवा, बीमार और संतान विहीन स्त्रियों की देखभाल करना, उनका कल्याण करना, उनका भरण पोषण करना राज्य के दायित्व है। अब यहां बताइए कि मनुस्मृति महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करती? महिला सशक्तिकरण की बात करती है, क्योंकि वह बीमार, कमजोर, गर्भिणी, विधवा ऐसी स्त्रियों के देखभाल करने का दायित्व राज्य पर है, राजा पर है। राजा अंधे, लंगड़े, लूले, वृद्ध आदि से कर वसूली में जबरदस्ती नहीं कर सकता। वरिष्ठ नागरिकों को कर से छूट देने की बात मनुस्मृति कहती है। मनुस्मृति कहती है कि समाज के अपंग और विकलांग व्यक्तियों को सहायता ही न दे, उसको प्रशिक्षित करे, उसको स्वावलंबी बनाए, उसको आर्थिक आधार पर आगे बढ़ाने का काम करे। मनु क्रूर किसमें है? घूस लेने वाले, भय दिखा करके धन हड़पने वाले, ठग, जुआरी, साधु भेष में पाप करने वाले, नीम हकीम व्यक्तियों को के निर्मूलन का अधिकार राजा को है। पाखंडियों के निर्मूलन का अधिकार राजा को है। राष्ट्र की समृद्धि में ग्राम से लेकर के केंद्र तक राज्य की स्पष्ट भूमिका है और राजा के कर्तव्यों का व्यापक परिक्षेत्र, व्यापक सूची मनुस्मृति ने दी है। तो ये टोटल मिला करके मनु के राजनीतिक चिंतन का रूप हो गया। 7वें अध्याय में मनु का राजनीतिक चिंतन है जो संपूर्ण है। इसकी व्याख्या बहुत लंबे में की जा सकती है, लेकिन मनु ने एक संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, एक संपूर्ण सुशासन, गवर्नेंस का भाव, एक संपूर्ण राजनीतिक भाव को 7वें अध्याय में स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए मनु, उनकी मनुस्मृति राजनीति के विद्यार्थियों के संदर्भ में एकदम समीचीन है। कोई ऐसा तत्व मनुस्मृति में राजनीति से संबंधित बचा नहीं है जिस पर मनुस्मृति ने अपने विचार न व्यक्त किए हो। तो ये टोटल मिला करके, कल और आज दोनों दिन मिला करके
मनु के राजनीतिक व्यवस्था का एक संक्षेपीकरण, एक रूप आपके सामने रखा। मुझे लगता है कि मनु ने राजा को दैवी भी माना, मनु ने राजा को दैवी माना। दैवी सिद्धांत मनु का महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन दैवी सिद्धांत का मतलब यह है कि वह राजा दैवी है, वह राजा देवता नहीं है। देवताओं के कार्यों के अनुसार कार्य करना राजा के दैवी स्वरूप का अंश है। तो इस तरह से दैवी सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विकेंद्रीकृत व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासन, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राज्य के विभिन्न रूप, राज्य के अधिकार कर्तव्य, सबकी व्याख्या मनुस्मृति करती है। तो आप कह सकते हैं कि मनुस्मृति या मनु की राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण है, उसकी व्याख्या आप अपने ढंग से कर सकते हैं। तो मैंने मनुस्मृति को संक्षेप में और एक तरह से समझाते हुए मैंने मनुस्मृति के राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि जितना मैंने मनुस्मृति पर आपसे बात की है वह आपके कोर्स के लिए पर्याप्त है, और उस पर्याप्त के लिए आप इसके आधार पर काम कर सकते हैं।